हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अपना चैप्टर जो है चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने रेड एंड येलो सॉइल्स पढ़ा था, अब लेटराइट सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, यानी जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया, जिस लैटिन वर्ड में इसको लेटर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ईंट। इसी मिट्टी से ईंट जो है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे हमारे देश में और अन्य देशों में बनाया जाता है। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। याद रखिएगा कि लेटराइट सॉइल जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलता है, उष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही ये मिलता है, और ख़ास तौर से वहाँ जहाँ पर वेट और ड्राई सीजन हो, यानी कुछ महीने बरसात हो और कुछ महीने बिल्कुल ड्राई सीजन हो। जैसे मानसून सीजन में हम देखेंगे तो ये बहुत ही, या फिर जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है कुछ महीने और कुछ महीने सूखा पड़ता है, तो वहाँ इस तरह की मिट्टी का जन्म होता है। द सॉइल इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इसमें क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो घुलनशील मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सब सारे जो है घुल करके मैग्नीशियम वगैरह अंदर चले जाते हैं, और जो एल्युमिनियम और आयरन ये ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से लेटरेटिक सॉइल जो होते हैं वो मोस्टली डीप टू वेरी डीप होते हैं और एसिडिक इन नेचर हैं। ये एसिडिक होते हैं, यानी इसका पीएच स्केल पे अगर हम देखें तो पीएच स्केल पे ये 6 से कम होते हैं। याद रखिएगा पीएच स्केल 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से अधिक होने पे वो सॉइल जो है वो बेसिक सॉइल होने लगता है, और उससे कम होने पर वो जो है एसिडिक सॉइल होता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। याद रखिएगा कि ये ज़्यादातर सदर्न स्टेट्स में, दक्षिणी राज्यों में ही मिलते हैं, और ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी डेफिशिएंट हैं, यानी जो है उपजाऊ मिट्टी ये नहीं होते हैं, वो ऊसर मिट्टी ये होते हैं। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन एट्सेट्रा वेयर दीज सॉइल्स। तो दोस्तों ये ख़ास तौर से वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यानी वेस्टर्न घाट्स की तरफ जहाँ बारिश बहुत अधिक होती है बरसात के समय, जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक काफ़ी घनघोर वर्षा होती है, तो वहाँ ये इस तरह की मिट्टी को देखने को मिलती है। सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, और नॉर्थ जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं हमारे, कुछ राज्य हैं मेघालय वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहाँ ये बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। वेयर दी सॉइल सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन सॉइल पे जो है डेसिडुअस यानी पतझड़ वन और सदा हरित वन ये खास तौर से देखने को मिलता है। इट इज़ ह्यूमस रिच, जो वनों में ये जब जहाँ वन होंगे वहाँ ह्यूमस रिच मिट्टी हो जाएगी, ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। और जहाँ पे कम वनस्पतियाँ हैं और जहाँ पे एरिड सेमी एरिड इन्वायरमेंट है, वहाँ जो है ह्यूमस का मात्रा बहुत कम हो जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन लैंडस्केप पे ये कहाँ पे है, ऊपर किसी जगह ढलान बहुत अधिक तेज है, तीक्ष्ण ढाल है, तो वहाँ जो है इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत अधिक होगा। तो ये उसके पोजीशन पे डिपेंड करता है कि लैंडस्केप के किस हिस्से में, अगर नीचे साइड में है जो थोड़ा सा समतल है, वहाँ पे लैंड इरोजन यानी सॉइल इरोजन कम होगा। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। याद रखिएगा कि अप्रोप्रिएट अगर जो है उपयुक्त सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल मृदा की संरक्षण का टेक्निक अगर हम लोग इस्तेमाल करें, जैसे कंटोर फार्मिंग हो गया, स्ट्रिप्स कल्टीवेशंस हो गया,
टेरेसेस फार्मिंग हो गया, ये सब अगर हम मानकों को अपनाते हैं, टेक्निक्स को अपनाते हैं, तो ये जो हिली एरियाज़ है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, वहाँ जो है ये बहुत ही उपयुक्त हो जाएगी। बहुत सारे क्रॉप्स हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबर प्लांटेशन है, उसके लिए लैटराइट मिट्टी जो है वो बहुत ही सूटेबल है। आगे देखते हैं एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स जो है ये रेंज करता है रेड कलर से ब्राउन कलर के बीच ही इनका कलरेशन होता है, लाल से भूरे कलर के होते हैं। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, याद रखिएगा टेक्सचर में दानेदार होते हैं, ये सैंडी टेक्सचर होते हैं, और सलाइन इन नेचर, ये सलाइन होते हैं। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। कुछ एरियाज से हम लोग जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट, नमक उसमें बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, और वहाँ से कॉमन सॉल्ट हम लोग इवोपोरेट करके, वाटर को इवोपोरेट करके, वाष्पीकृत करके कॉमन सॉल्ट यानी नमक जो है हम लोग उत्पादन करते हैं। Evaporation is faster and the soil lacks humus and moisture. Due to dry climate, high temperature, evaporation is faster. याद रखिएगा, जहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ड्राई है और टेम्परेचर बहुत अधिक है, वहाँ इवोपोरेशन बहुत तेज़ी से होता है, और वहाँ के सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। तो ये एरिड सॉइल वहीं मिलता है जहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है और टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इस तरह से इस मृदा में, इस मिट्टी में ह्यूमस और मॉइस्चर यानी नमी की बहुत अधिक कमी हो जाती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल इज ऑक्यूपाइड बाय कंकर। जो नीचे जो सतही होते हैं, नीचे खासतौर से जो ऊपर सॉइल से अगर हम बहुत नीचे जाएं, जो बेड रॉक होते हैं, वहाँ पे कंकर की मात्रा अधिक होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। क्योंकि कैल्शियम जो ऊपर के सॉइल में जो कैल्शियम होता है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड लीच कर जाता है, और वहाँ जा कर के वो कंकर का रूप ले लेता है। कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और इस तरह से जो है नीचे जब कंकर जो कैल्शियम का मात्रा होता है, कैल्शियम से वो बनता है, वो वहाँ पे एक परत जैसा बन जाता है। इसकी वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन है, पानी का जो नीचे बहना है, वो रुक जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल, as has been in case of Western Rajasthan, as has been seen in the case of Western Rajasthan। याद रखिएगा कि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अगर हम इरिगेशन की, सिंचाई की व्यवस्था कर दें तो बहुत बम्पर क्रॉप्स हम लोग ले सकते हैं। अब आगे आइए देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स। दिस सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। ये हिलीज और माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलता है, वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो है, वर्षा वन जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ ये सॉइल मिलता है, मृदा मिलता है। सॉइल स्ट्रक्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट। यानी जो सॉइल का टेक्सचर होता है वो माउंटेन के इन्वायरमेंट पर डिपेंड है। यानी अगर हम ऊपर जाएँ तो ये लोमी और सैंडी सॉइल होने लगेगा, उसका ग्रेन जो है कोर्स हो जाएंगे। और नीचे अगर हम आएँ, स्लोप्स के और नीचे आते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे टेक्सचर जो है वो छोटा होता जाता है। सॉइल का जो वो ग्रेन्स है, साइज है, वो छोटा होता रहता है। इन स्लो कवर्ड एरियाज of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content। और ह्यूमस में अगर हम हिमालयाज़ में देखें तो वहाँ के सॉइल्स में डेनुडेशन होता है, यानी उसमें वेदरिंग वगैरह होता है, कटान उसमें होता है, और एसिडिक होता है विथ लो ह्यूमस कंटेंट, और उसमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पर्टिकुलरली इन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस, आर वेरी फर्टाइल। याद रखिएगा, जो नीचे की तरफ, जो घाटी में निचले हिस्से में अगर हम आए तो वहाँ खासतौर से रिवर टेरेसेस, जो नदियों के किनारे किनारे जो एक नेचुरल बांध जैसा बन जाता है, वहाँ पे ये मिट्टी उपजाऊ होती है। और नीचे अगर हम आए जहाँ पे वो एलुवियल फैंस बनते हैं, फैन शेप में स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अब सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सॉइल इरोजन हम जानते हैं कि मृदा एक बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस तरह से सॉइल इरोजन बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ सॉइल इरोजन को रोकना बहुत ज़रूरी है और सॉइल कंजर्वेशन इस तरह से हम लोग मृदा का संरक्षण करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यानी जब भी मृदा का क्षरण होता है, कटाव होता है और उसके साथ साथ जब मृदा का बहाव होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉइल का निर्माण और सॉइल का इरोजन ये दोनों जो है एक साथ होती है। एंड जनरली देयर इज़ बैलेंस बिटवीन द टू। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, यानी सॉइल निर्माण और सॉइल इरोजन दोनों में बैलेंस होगा, तभी ये सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग की वजह से जो है वो खास तौर से मृदा का जो है इरोजन शुरू हो जाता है, इरोजन होने लगता है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हो जाता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। और जो कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, ये सब सॉइल इरोजन को जन्म देते हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स। याद रखिएगा, जब जो पानी, जो बहता हुआ पानी है, उससे सॉइल इरोजन बहुत बड़े पैमाने पे होता है और क्ले सॉइल्स को वो बहुत डीप चैनल्स में काट देता है, जिसको गलीज कहते हैं। और उसी की वजह से जो लैंड होता है, जो सॉइल होती है, वो अनफिट हो जाती है, कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं रह जाती है और उसको बैड लैंड कहते हैं। जैसे चंबल वाले क्षेत्र में, मालवा के पठार में ये सब देखने को मिलता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रैवाइन्स। और इसी को चंबल बेसिन में, जो चंबल का क्षेत्र है, उसको वहाँ चंबल का बीहड़ कहते हैं और चंबल को, इसी को रैवाइन्स कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ सिट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पे पानी जो है जैसे फ्लोज करता है एक बड़े शीट ओवर लार्ज एरियाज ओवर अ स्लोप में जब पानी बहुत बड़े एरिया में जब नीचे की तरफ बहता है, तो उसी को हम लोग सीट इरोजन कहते हैं। इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे जो ऊपरी मृदा है, ऊपर का मृदा है, जो बहुत फर्टाइल माना जाता है, वो वॉश्ड अवे होता है। दिस इज नोन एज सीट इरोजन। ये सीट इरोजन देख लीजिएगा, इसी को सीट इरोजन कहते हैं। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट टू स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। और विंड की वजह से भी, विंड के बहाव से भी जो टॉप सॉइल है वो दूर चला जाता है, अपने जगह से हट जाता है और इस तरह से ऊपरी सतह, मृदा का ऊपरी सतह जो है वो इरोड हो जाता है। सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। और बहुत सारे डिफेक्टिव मेथड्स हैं हमारे फार्मिंग के, उसकी वजह से भी सॉइल का इरोजन होता है। जैसे प्लेइंग इन अ रॉन्ग वे इन द अप एंड डाउन the slope form channels for quick flow of water leading to soil। जैसे अगर हम लोग पहाड़ी इलाके में प्लाइंग करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो जिस तरह से अप एंड डाउन, अगर स्लोप के अकॉर्डिंग अगर हम लोग उसको जोतें, तो उसकी वजह से जो टॉप मोस्ट सॉइल है ऊपर का, वो नीचे की तरफ बह करके आ जाएगा। इसीलिए कभी भी प्लाइंग जो है स्लोप रीजन में हम लोग अकॉर्डिंग टू स्लोप्स नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्टोर लाइंस के अकॉर्डिंग करते हैं। प्लोइंग अलॉन्ग द कॉन्टोर लाइंस कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। इस तरह से कंट्रोल लाइंस के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग कंट्रोल लाइंस याद रखिएगा, ये पैरेलल जाती है, तो स्लोप्स के वो परपेंडिकुलर जाती है, उससे डिसेलरेट होता है वाटर का, और स्लोप्स के अकॉर्डिंग जो है उसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। इसी को कंट्रोल प्लोइंग कहते हैं। Steps can be cut out on the slopes making terrace। इसी को टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। यानी स्लोप्स में जो है छोटे छोटे खेतों में इसको बांट देते हैं, तो छोटे छोटे एक स्टेप्स लाइक ऊंचाई पे बांध एक बना देते हैं, जिससे खेत छोटे पतले हो जाते हैं, ताकि ऊपर की मिट्टी जो है वो पानी की वजह से वो नीचे की तरफ ना आए। इसको स्टेप कल्टीवेशन कहते हैं, इसी को टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं।
और स्ट्रिप्स कल्टीवेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप्स कल्टीवेशन में क्या करते हैं, पतले पतले लंबे लंबे लाइन बना देते हैं जिसमें अलग अलग तरह के अल्टरनेट क्रॉप्स बोलते हैं, अलग अलग तरह के क्रॉपिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से इससे भी सॉइल इरोजन में काफ़ी रोक होती है। उसी तरह से शेल्टर बेल्ट्स भी, उसी तरह से जो शेल्टर और शेल्टर बेल्ट्स भी होता है। ट्रीज़ को ख़ास तौर से हम लोग एक रो में कुछ ट्रीज़ जो है बड़े पैमाने पे ट्रीज़ को हम लोग ग्रो कराते हैं ताकि जो सैंड ड्यून्स है वो स्टेबलाइज हो सके, सैंड ड्यून्स जो है वो आगे न बढ़े, तो इसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो यही है, थोड़ा सा ये 2 लाइन 4 लाइन और बचा है, इसको देख लीजिएगा, इस इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगले वीडियो में अगर आप डिमांड करेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो अपना बंद करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।